नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं सजनपाल मील मनिंद्र साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। अब देखो, जो कल का हमारा टॉपिक था वो था भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। क्या था? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। उसी क्रम को आगे दोहराते हुए अपने देखो, आज भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकात्मकता के क्या लक्षण हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, कल संघीय व्यवस्था की हमने विशेषताएं पढ़ी थी, ठीक है ना, कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। अब देखो, हमारे वैसे तो संघीय व्यवस्था है, शक्तियों का विभाजन है यहाँ, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो भारतीय संघीय व्यवस्था को एकात्मक रूप प्रदान करती हैं। उनको देखने से ऐसे लगता है कि भारत में संघात्मक नहीं, एकात्मक शासन है। क्या लगता है कि भारत में संघात्मक शासन नहीं है, शासन है वो कैसा है? एकात्मक शासन है। प्रश्न क्या आएगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मकता की विशेषताएं विद्यमान है, या उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो भारतीय संघवाद को एकात्मक रूप प्रदान करती हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि एकात्मकता के कौन से लक्षण हैं संघात्मक व्यवस्था में भारतीय में, वो अपने को बताना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे ये लगता है कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो एक तरह की एकात्मक व्यवस्था है। क्या चीज है वो? देखो, आपको अब मैं विस्तार से बताऊंगा। एक संविधान, सबसे पहले क्या है? एक संविधान। इसका तात्पर्य है कि पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत देश में एक ही संविधान लागू होता है, राज्यों का अलग संविधान नहीं है। लेकिन देखो, स्वतंत्र होने के बाद में भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, कबे देखो, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में एक ही संविधान लागू था। जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या था कि वहां पर भारत का संविधान लागू नहीं होता, उनका खुद का संविधान था। तो देखो, जम्मू कश्मीर में आपने सभी ने सुनी होगी धारा 370 या अनुच्छेद 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो उसका अपना राष्ट्रध्वज था, अपना खुद का संविधान था। पूरे भारत का तो एक संविधान, यानी कि भारतीय सरकार जो भी कानून बनाती है वो पूरे भारत में लागू हो जाते हैं। किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में अगर वो कानून लागू करने हैं तो वहां की सरकार से सहमति लेनी होती है, अन्य किसी भी राज्य की सरकार से सहमति नहीं लेनी होती। तो ये सिस्टम था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में एक ही संविधान है। अब देखो, इसमें जम्मू कश्मीर वाले में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखो, जम्मू कश्मीर में 14 मई 1954 को यह घोषणा की गई राष्ट्रपति के द्वारा कि इस राज्य को अलग से अपना खुद का संविधान बनाने का या धारा 370 का जो है वो अधिकार होगा। तो धारा 370 की जो घोषणा हुई थी ना, वो कब हुई? 14 मई 1954 को। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत हैं। आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। इसमें देखो, पिछले वर्ष यानी कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस धारा को हटाने के लिए आदेश लागू कर दिया था। अब पूरे भारत का जो संविधान है वो जम्मू कश्मीर का भी वही संविधान है जो भारत के अन्य राज्यों में है। क्यों? क्योंकि धारा अनुच्छेद 370 है, उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अब देखो, तो पहली विशेषता क्या है कि पूरे भारत का एक ही संविधान है, इसलिए ये एकात्मक जो व्यवस्था है उसको दर्शाता है। इसके बाद में दूसरी जो विशेषता है, पहली विशेषता हमारी हो गई, दूसरी विशेषता है वह है अवशिष्ट शक्तियां। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन है ना, सूची पद्धति में कर दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कुछ विषय ऐसे हैं जो किसी भी सूची में नहीं है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, उनको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। सरकार की इस प्रकार की शक्तियों को बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियां, जो कि अनुच्छेद 248 के अंतर्गत भारतीय सरकार को प्राप्त है।
तो यहां भी ऐसा लगता है, देखो ये अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को नहीं दी गई, केवल किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो ऐसा लगता है कि एकात्मकता वाली विशेषता है। ठीक है, अब है संविधान संशोधन। पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है, जिसको करने का अधिकार केवल हमारी केंद्रीय जो विधायिका है, जिसका नाम है संसद, उसी को प्राप्त है। राज्य की सरकारें हैं वो संविधान संशोधन नहीं कर सकती। तो यहां भी आप कहोगे कि ये देखो संविधान संशोधन करने का काम भी केंद्र सरकार के पास। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन, तो इसमें देखो शक्तियों के विभाजन में क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जो शक्तियां हैं वो अपने यहां पर 3 स्तरों पर बांटी गई हैं। 3 सूचियों में है ये। पहली केंद्रीय सूची या संघ सूची, जिसमें 97 विषय हैं, जिस पर कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार। फिर राज्य सूची, इसमें 66 विषय हैं, जिसमें कानून कौन बनाती है, राज्य सरकार। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनमें राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार है वो कानून बना देती है। और फिर है संवर्ती सूची, जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, दोनों ही सरकारों के पास है। लेकिन दोनों में अगर संघर्ष हो जाए, विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो कानून बनाएगा, केंद्र। तो यहां भी देखो केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। अब आप सोचोगे कि पिछले वीडियो में तो सर ने हमें बताया था कि भारत में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, 3 प्रकार की सरकार, 2 से अधिक प्रकार की सरकारें हैं या 3 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। लेकिन यहां पर सारी की सारी शक्तियां तो किसको दे दी गई हैं, केंद्र सरकार को। सारी शक्तियां नहीं दी गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दी गई हैं। उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। अब देखो इसके बाद में आपात शक्ति। आपात शक्ति देखो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल लगता है और भारत का राष्ट्रपति इस आपात को लगाता है। आपातकालीन शक्तियां हैं जो वो राष्ट्रपति के पास है। तो देखो राष्ट्रपति वो आपातकालीन जो शक्तियों का उपयोग है वो केंद्रीय सरकार, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सहमति पर ही करता है। तो ये भी सारा जो अधिकार है वो कौन सी सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास। तो अपने कह सकते हैं कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें ये भी एक एकात्मकता का लक्षण है। जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की गई हैं, आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को ही प्रदान की गई हैं। राज्य सरकारें हैं वो आपातकाल लगा नहीं सकती। फिर से बता देता हूं, आपातकालीन शक्तियां विस्तार से हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। एकल संगठित न्याय व्यवस्था, अगली विशेषता क्या है, जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक रूप प्रदान करती है वो है एकल संगठित न्याय व्यवस्था। यानी कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो संगठित न्याय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है। यानी कि सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय है उसके बाद में, उच्च न्यायालय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कहीं पे भी अपील नहीं की जाती। यानी कि सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा हो गया, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में उच्च न्यायालय और उसके बाद में जो छोटे न्यायालय हैं, जिला अदालतें, अधीनस्थ न्यायालय वगैरह जो हैं वो। तो देखो छोटी जो अदालतें हैं निचले स्तर की, उनके खिलाफ जो अपील है वो की जाती है उच्च न्यायालय में, फिर उच्च न्यायालय के खिलाफ है सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि एक पिरामिड की तरह हमारी न्याय व्यवस्था है। इसको बोलते हैं एकल संगठित न्याय व्यवस्था। तो ये भी हमारा एकात्मक जो स्वरूप है इसको दर्शाती है। फिर है राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। यानी कि राज्य हैं वो पृथक नहीं हो सकते कि हम भारत को छोड़ रहे हैं, हम तो अलग ही देश बना रहे हैं या हम अलग दूसरे देश में सम्मिलित हो रहे हैं। ये अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया, क्योंकि अगर ये अधिकार राज्यों को दे दिया जाता तो शायद तक आज भारत के कम से कम 20-25 टुकड़े हो चुके होते, क्योंकि हर राज्य है वो अलग होने की मांग कर रहा है या अपने आप को अलग देश में सम्मिलित करने की, जिसमें चाहे पंजाब हो, आपने देखा होगा पंजाब में खालिस्तान की मांग उठी थी, कश्मीर में उठ रही है,
इस प्रकार के बहुत सारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें भी इस प्रकार की मांगे उठती रहती हैं समय समय पर। तो इसीलिए देखो राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया। अगर पृथक होने का अधिकार राज्यों को होता तो क्या होता, अगर ये अधिकार राज्यों को होता ना तो ये अपने आप को उस संघ से अलग कर लेते, या तो दूसरे देश में जाके सम्मिलित हो जाते, या अपना एक छोटा देश बना लेते। ये हमारे संविधान निर्माताओं को पहले से ही पता था कि ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि राज्यों को पृथक होने का अधिकार दिया ही नहीं। राज्यों को पृथक करने का या उनके टुकड़े करने का जो अधिकार है वो भी केवल किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। इसलिए ये भी है वो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक स्वरूप है वो प्रदान करता है। तो देखो राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में प्रश्न आ जाए कि भारत, आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था है, या कैसे कह सकते हैं, वो लक्षण बताइए जिससे सिद्ध होता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था वो एकात्मक व्यवस्था है। तो देखो इसमें आपको 5 पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको 7 करवा दिए हैं। देखो पहला एक संविधान, दूसरा अवशिष्ट शक्ति, तीसरा संविधान संशोधन, चौथा शक्तियों का विभाजन सूची पद्धति के माध्यम से कर दिया। ठीक है, सूची पद्धति क्या है इसको और ज्यादा जानना तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। फिर आपातकालीन शक्तियां 2 प्रकार की होती है, सामान्यकालीन और आपातकालीन। एकल संगठित न्याय व्यवस्था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ऊपर का स्तर है। फिर एकल संगठित न्याय व्यवस्था, इसके बाद में राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, और अगर राज्यों को पृथक होने का अधिकार दे दिया जाता तो क्या होता, देश के काफी सारे टुकड़े हो जाते। अब देखो अगला पॉइंट, नवीन प्रवृत्तियां। अगला देखो क्या है, संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां। प्रश्न आता है कि संघवाद की नवीन प्रवृत्तियां क्या है। तो देखो भारतीय संघवाद की मैंने आपको विशेषता भी बता दी, एकात्मक व्यवस्था के गुण भी बता दिए। अब नवीन प्रवृत्तियां, देखो नवीन प्रवृत्तियां क्या चीज होती हैं। अब देखो वर्तमान जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय संघवाद में कुछ नई चीजें उभर कर आने लगी हैं। ठीक है ना, वो है नवीन प्रवृत्तियां। आई बात समझ में। उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जो आप अभी पढ़ रहे हो मोबाइल पे यूट्यूब पे, हम ऐसे नहीं पढ़ते थे, न मोबाइल था न यूट्यूब था, छुट्टी होगी तो छुट्टी हो गई, बुक मिल जाती थी पढ़ लेते थे। लेकिन आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ये नई चीज है ना, ये नवीन प्रवृत्ति है। इसी प्रकार हमारा जो संघवाद है ना उसमें भी कुछ नवीन प्रवृत्तियां हैं, यानी कि कुछ नए बदलाव हुए हैं संघवाद में। वो क्या है, प्रवृत्तियों का मतलब है नए बदलाव। अभी कौन से बदलाव हुए हैं हम भारतीय संघवाद में, क्या नई चीजें जुड़ी हैं, वो चीज हमें देखेंगे। तो देखो नवीन प्रवृत्तियों का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। नवीन प्रवृत्तियां मतलब नई चीजें। तो इसमें देखो सबसे पहला जो इसमें बिंदु आता है वह है अनेक संस्थाओं के माध्यम से राज्यों को उचित भागीदारी। तो देखो पहले क्या होता था कि केंद्र की जो योजनाएं बनती थी या केंद्र सरकार जो भी कार्य करती थी उसमें राज्य सरकारों का बिल्कुल भी योगदान नहीं होता था। मतलब राज्य सरकारों को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जाता था, उनके विचार सम्मिलित नहीं किए जाते थे, राज्यों को इस चीज से अलग रखा जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार कोई भी कानून बनाती है, कोई भी निर्णय लेती है तो उसमें राज्यों की भी सहमति लेती है, राज्यों को भी उसमें शामिल किया जाता है। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, एक तो नीति आयोग, नाम सुना होगा आपने, राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषदें। इन संस्थाओं के माध्यम से जो सरकार है वो राज्यों को उचित भागीदारी दे रही है। जैसे नीति आयोग, जिसको देखो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। संस्था वही है, सिर्फ इसका एक तो नाम चेंज कर दिया गया और इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया है कि योजना आयोग में जो योजनाएं बनती थी ना उसमें राज्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। ठीक है,
लेकिन जो नीति आयोग है, इसमें जब नीतियां या योजनाएं बनती है तो इसमें राज्यों की भी भागीदारी होती है, राज्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो राज्यों को भागीदारी मिली ना, तो ये सबसे नई चीज आई है कि अनेक संस्थाओं के माध्यम से राज्यों को कानून बनाने में या सरकार के किसी भी कार्य में, योजना बनाने में राज्यों की भागीदारी है। पहले राज्यों को नहीं पूछा जाता था, अब राज्यों को पूछा जाता है। तो ये चीज नई हुई है। पहली नई प्रवृत्ति क्या है? अनेक संस्थाओं के माध्यम से राज्यों को उचित भागीदारी। और कौन सी संस्थाओं के माध्यम से राज्यों को उचित भागीदारी दी जा रही है? कौन सी संस्थाओं के माध्यम से? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से। तो पहली देखो कौन सी विशेषता है जो भारतीय संघवाद में नवीन प्रवृत्तियों को दिखाती है, वह अनेक संस्थाओं के माध्यम से राज्यों को भागीदारी। ये नई चीज है, नवीन प्रवृत्ति, समझ गए होंगे, नई चीजें, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। देखो पहले मैं आपको क्षेत्रीय दल बताऊंगा, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं उस चीज को, उस विशेषता को बाद में बताता हूं, पहले वो समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बच्चे को उसका अर्थ ही नहीं पता होगा क्षेत्रीय दल क्या है, तो फिर वो आगे समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो क्षेत्रीय दल क्या होते हैं। जब भारत आजाद हुआ था और उसके बाद में देखो जब चुनाव होने लगे, जैसे 1951 में पहला आम चुनाव हुआ था, तो उसमें सिर्फ मुख्यतः 2 या 4 पार्टियां थी। सबसे मुख्य जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस पार्टी, जिसका वर्चस्व लगभग संपूर्ण भारत में था, ठीक है। राज्यों में मतलब राज्यों के दल नहीं होते थे, सिर्फ ये राष्ट्रीय पार्टियां थी 2-4, जिसमें सबसे बड़ी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी थी। लगभग पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का शासन था, केंद्र सरकार में भी और राज्यों में भी। यानी कि केंद्र सरकार में भी कांग्रेस पार्टी और राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही क्षेत्रीय नेताओं का उदय होता गया। जैसे राजस्थान का नेता मैंने अपनी पार्टी बना ली, कोई हरियाणा का है, उसने हरियाणा में अपनी पार्टी बना ली, आंध्र प्रदेश का कोई व्यक्ति, उसने अपनी पार्टी बना ली, कोई जाति के आधार पर पार्टी बन गई, कोई धर्म के आधार पर पार्टी बन गई, कोई भाषा के आधार पर पार्टियां बन गई। ये छोटी छोटी पार्टियां जिनका वर्चस्व एक क्षेत्र विशेष में था। जैसे मैंने मेरी पार्टी बनाई, जाति के आधार पर बना दी, मान लो मैंने मेरी जाति के आधार पर मैंने पार्टी बना दी, तो मेरी पार्टी का जो वर्चस्व वो केवल कहाँ है? जहां पर मेरी जाति की संख्या ज्यादा है। जैसे राजस्थान में मेरी जाति की संख्या ज्यादा है ना, तो मेरी पार्टी का वर्चस्व मतलब फैलाव है, वो सिर्फ कहाँ रहेगा? राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस ये जो पार्टियां थी, बड़ी पार्टियां थी, ये तो पूरे भारत में इनका फैलाव था, सारे भारत में इनको जानते थे और अच्छी इनकी सीटें आती थी। लेकिन जो मेरी पार्टी है, मैं एक छोटे से राज्य से उसको संचालित कर रहा हूं, तो उसको सिर्फ उस राज्य में जानते हैं। हरियाणा वाले को हरियाणा में, ऐसे ही आंध्र प्रदेश की पार्टियां सिर्फ आंध्र प्रदेश में जानते थे, यहाँ नहीं जानते थे। तो एक क्षेत्र विशेष में जो दल था उसको क्षेत्रीय दल बोलते थे या क्षेत्रीय पार्टी बोलते थे। और ये कांग्रेस वगैरह है, ये थी राष्ट्रीय पार्टियां होती थी, जिनका पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में वर्चस्व था। और क्षेत्रीय दल का एक क्षेत्र विशेष में वर्चस्व होता था। अब क्षेत्रीय दल समझ गए आप? किसी एक क्षेत्र विशेष में कोई दल बन जाए, तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे क्या है क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्टियां बनने लग गई, ठीक है। तो देखो ये क्षेत्रीय दलों का उदय है, इसका प्रारंभ हुआ 1967 से। कब से? 1967 से। स्वतंत्रता के पश्चात 1967 तक कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन 1967 के बाद में कौन सी पार्टियां? क्षेत्रीय पार्टियां बनने लग गई। अब पहले विवाद नहीं होते थे, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की पार्टी और राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो एक ही पार्टी की सरकार थी, तो उनमें कोई विवाद नहीं होते थे। लेकिन क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और कई राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें बनने लग गई, ठीक है। जैसे किसी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है किसी राज्य में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में तो कांग्रेस की थी, तो उस क्षेत्रीय जो पार्टी की सरकार है उसको गिराने का जो मतलब है प्रयास में रहती थी। अनुच्छेद 356 का बार बार उपयोग होने लगा, जिससे राज्यों की जो सरकारें हैं उनको गिराया जाने लगा, ठीक है। अब देखो सन 1990 तक आते आते इन क्षेत्रीय दलों का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और क्षेत्रीय दल है उनकी संख्या में भी काफी वृद्धि हुई। तो अब दूसरी नवीन प्रवृत्ति क्या थी? क्षेत्रीय दलों का उदय, और इनका प्रभाव 1990 तक आते आते बढ़ने लगा। यानी कि इनका उदय तो हुआ 1967 में, ठीक है, 1967 में बढ़ने लगे
और ये ज्यादा बड़े कब हो गए, इनका ज्यादा प्रभाव कब बनने लगा, 1990 में। तो यहां इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें बनने लग गई। तो दूसरी चीज नई क्या हुई, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव, यानी कि नवीन प्रवृत्ति आगे भारतीय राजनीति में क्या हुआ, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। पहली नई चीज क्या हुई थी, अनेक संस्थाओं के माध्यम से राज्यों को उचित भागीदारी। दूसरी नई चीज क्या हुई है, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। यह है दूसरी नवीन प्रवृत्ति। नंबर 3 है राज्यों को राजनीतिक आर्थिक स्वायत्ता देने की प्रवृत्ति। अब देखो, पहले तो क्या था, मैंने आपको बताया कि सभी राज्यों में लगभग कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, तो अपनी सरकार से वो ज्यादा मांगे नहीं करते थे। लेकिन जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, दूसरी पार्टी की सरकारें राज्यों में बनने लगी, तो उन्होंने और ज्यादा अधिकार केंद्र से मांगे, और ज्यादा स्वायत्ता, यानी कि अपने अनुसार अपने हिसाब से काम करने की जो स्वतंत्रता है वो मांगी। ठीक है, और केंद्र का हस्तक्षेप कम हो, इस चीज की भी मांग की। तो राज्यों ने स्वायत्तता मांगनी शुरू कर दी केंद्र से। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे राज्यों में भी क्या होने लगा, दूसरी जो क्षेत्र हैं, जो क्षेत्रीय दल है, उनकी पार्टियों की सरकार आने लगी। तो राज्यों को राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है ना, आर्थिक मतलब है, आर्थिक स्वायत्ता का मतलब क्या होता है, जो कर वगैरह हैं उनके ऊपर अपना अधिकार या आधिपत्य है जो राज्य सरकारें हैं वो करना चाहती थी। तो तीसरी नवीन प्रवृत्ति यही हुई कि राज्यों को राजनीतिक आर्थिक स्वायत्ता देने की प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसका परिणाम है जीएसटी जैसी एकीकृत कर व्यवस्था। आपने नाम सुना होगा जीएसटी, एकीकृत कर व्यवस्था। ये इसी का परिणाम है कि राज्यों को राजनीतिक आर्थिक स्वायत्ता का परिणाम है। ठीक है, तो तीसरी जो नई चीज हुई है वो राज्यों को राजनीतिक आर्थिक स्वायत्ता देने की प्रवृत्ति। अब देखो नंबर 4, सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति का विकास। ठीक है ना, सहकारी संघवाद क्या होता है, मिलजुल कर एक मुद्दे पर सहमत होकर कार्य करना। ठीक है ना, सहकारी संघवाद का तात्पर्य है कि सभी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आपसी सहमति से कार्य करना, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है। तो देखो, वर्तमान में कुछ जन विवादों को छोड़कर, थोड़े बहुत जो जन विवाद हैं या कुछ विवाद हैं, ऐसे विवादों को छोड़कर सभी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हैं वो मिलकर सहकारी संघवाद की धारणा के ऊपर कार्य कर रही हैं। उनके जो विवाद हैं वो धीरे धीरे अब क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्यों का जो क्रियान्वयन है वो कर रही हैं। तो ये हमारी चौथी विशेषता है, सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति का विकास। तो देखो, ये प्रश्न आएगा कि संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, तो आपको ये 4 पॉइंट करने हैं और इनका वर्णन करना है। चारों पॉइंट हैं। पहला, दोबारा देखो, अनेक संस्थाओं के माध्यम से राज्यों को उचित भागीदारी। दूसरा, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। तीसरा, राज्यों को राजनीतिक आर्थिक स्वायत्ता देने की प्रवृत्ति। और सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति का विकास। तो अब देखो, इसके बाद में हम अगला जो हमारा जो पॉइंट है उसको देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। तो इसी क्रम में एक छोटा सा प्रश्न आता है कि सरकारिया आयोग के बारे में बताइए। तो देखो, सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। किस लिए हुआ, क्यों सरकारिया आयोग का गठन किया गया? तो इसमें देखो, सरकारिया आयोग का गठन करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक मात्रा में अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जा रहा था। कौन से अनुच्छेद का? 356। अब देखो, 356 में क्या होता है, अगर मान लो केंद्र में, यानी कि भारत में बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और राजस्थान में जैसे कांग्रेस की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार है, वो इस कांग्रेस की पार्टी की जो सरकार है इसको गिराने का प्रयत्न करेगी। या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसे गिराने का प्रयत्न किया जाएगा। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश है, उसमें कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयत्न किया गया और गिरा भी दी थी। ठीक है ना, ये चलता रहता है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल के माध्यम से अगर राष्ट्रपति को यह पता चले कि किसी राज्य का जो शासन है वो बहुमत द्वारा नहीं चल रहा,
यानी कि जितनी सीटें चाहिए ना उसको, ठीक है ना, उसके अनुसार नहीं चल रहा। देखो बहुमत क्या होता है, किसी भी राज्य में विधानसभा की जितनी सीटें होती है ना, उनकी आधी से ज्यादा सीट, आधी से एक ज्यादा सीटें चाहिए सरकार चलाने के लिए, उसको बोलते हैं बहुमत। तो इसके अनुसार नहीं चल रहा है तो राज्यपाल है इसकी सिफारिश करेगा राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगा देगा और वहां दोबारा से फिर चुनाव करवाए जाएंगे, नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर चुनाव नहीं होते तो किसी अन्य अगर दल है वो बहुमत साबित कर देता है तो उसकी सरकार बन जाती है। तो देखो ऐसा ही क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। तो ये 356 का प्रयोग इतनी ज्यादा मात्रा में होने लगा कि जो राज्यों की सरकारें हैं वो खुलकर स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर ही नहीं पाती। एक तरफ उनको ये चिंता लगी रहती है कहीं केंद्र है वो उसकी सरकार ने गिरा दे। तो इस बार बार देखो इस चीज की आवाज उठने लगी राज्यों द्वारा। तो इसी जो सरकारिया आयोग का गठन किया गया 1983 में, ताकि 356 का दुरुपयोग न हो सके। इसने कुछ नियम बनाए कि इस हिसाब से राज्यपाल का जो है वो निर्वाचन होना चाहिए, या राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसमें राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए। इस प्रकार के कुछ नियम इसने बनाए। तो प्रश्न आता है कि सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया? आपको सीधा सा लिखना है, सरकारी आयोग का जो गठन है वो बार बार हो रहे 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया, या राज्य सरकारों को गिराने के लिए 356 जो अनुच्छेद है इसके तहत मनमाने तरीके से केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को गिराने के लिए उपयोग किया गया। इसके लिए सरकारी आयोग को गठन किया गया। कब किया गया? छोटा प्रश्न आ जाता है कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? 1983। ठीक है, तो ये बात होती है हमारे इस पाठ की जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब देखो दो सामान्य कानूनों के बारे में हम बात करते हैं जो 2-2 नंबर के आते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर 12वीं में तो है ही है। ये पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून। कौन सा कानून है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून। ये कानून देखो क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी देखो पहले तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बंदी कौन होता है? जिसको गिरफ्तार किया जाता है वो बंदी है, जिसको बंदी बना लिया जाता है पुलिस द्वारा, ठीक है ना। तो देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि मुझे कानून के अनुसार जो तरीके बनाए हुए हैं उनके अनुसार गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय है वो ये फैसला करता है कि इस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी का तरीका वो सही है या नहीं। तरीका आपको मैं बता देता हूं। जैसे हमारे देश में ये कानून है कि जो महिला की गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस ही जाती है। महिला को गिरफ्तार करना है तो कौन सी पुलिस जाएगी? महिला पुलिस ही उसे गिरफ्तार करेगी। अगर पुरुष है पुलिस वाला, वो उसको गिरफ्तार करके लाता है, उसका हाथ पकड़ के, बाल पकड़ के या किसी तरीके से अमान्य तरीके से उसकी गिरफ्तारी करता है तो ये गैर कानूनी है ये, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत फिर न्यायालय द्वारा उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के साथ न्याय होता है या उसको कुछ सहूलियत दी जाती है। इसी प्रकार पुरुष, कोई भी पुरुष हो उसकी जब गिरफ्तारी की जाती है तो उसका मतलब ये नहीं भाई पुलिस सीधे उसके घर जाए, उसको लातों से मारे, उसको उसके बाल नोचे, टांग पकड़ के घसीट के लाए, ये कोई तरीका नहीं होगा। सबसे पहले तो गिरफ्तारी जानने का उसको अधिकार है, फिर उसकी जो गिरफ्तारी का जो तरीका है वो भी कैसा होना चाहिए? जो कानून के अनुसार वह है, वो कानून है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो गिरफ्तारी का तरीका है वह क्या होना चाहिए? कानून के अनुसार। ये कानून। अब है अधिकार प्रच्छा। क्या चीज है? अधिकार प्रच्छा। ये भी देखो एक कानून है जिसके तहत अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी या गैर सरकारी जो पद है उसको प्राप्त कर लेता है, ठीक है, सरकारी या गैर सरकारी पद को क्या कर लेता है? वो प्राप्त कर लेता है, तो न्यायालय है उस पद से उसको हटा सकता है या उसकी जो नियुक्ति है उसको रोक सकता है। जैसे कोई व्यक्ति फर्जी डिग्री लेके या फर्जी मार्कशीट लेके नौकरी पा लेता है, 10वीं 12वीं की फर्जी मार्कशीट बनवा की, नकली मार्कशीट बनवा की, और वो इस योग्य है ही नहीं, ठीक है, तो न्यायालय है वो इस व्यक्ति की नियुक्ति पर क्या लगा सकता है? रोक लगा सकता है। किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ लिया है लेकिन
बाद में पाया जाता है कि वो इस चुनाव के लायक था ही नहीं, तो उसकी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको भी रोक दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। दोबारा से देखो, अधिकार प्रच्छा क्या है? अगर हम किसी नौकरी, मान लो मैं जा रहा हूं, मैं किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूं और मैं उस नौकरी पे वहां पर काम करने भी लग गया, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मेरे जो सर्टिफिकेट थे, जो मेरी मार्कशीट वगैरह थी, वो सही नहीं थी, गैर कानूनी तरीके से बनाई हुई थी, तो मेरी नियुक्ति को रोका भी जा सकता है। चाहे मेरी नियुक्ति हो, मेरी क्यों, आपकी भी रोकी जा सकती है, ठीक है ना? जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आपकी भी रोकी जा सकती है, किसी की भी रोकी जा सकती है अगर गैर कानूनी तरीके से है तो वही है अधिकार प्रच्छा, जिसके तहत अगर न्यायालय को लगे कि ये इसके योग्य है ही नहीं इस नौकरी के या इस पद के, लेकिन इस पद के ऊपर ये आसीन हो गया है, तो न्यायालय उसे उसकी प्रक्रिया को रोक भी सकता है और पद से उतार भी सकता है। इसको बोलते हैं अधिकार प्रच्छा। अब देखो, कल का जो टॉपिक आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न केवल 12वीं क्लास के लिए बल्कि जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो जितने भी लोग कोचिंग कर रहे हैं, बाहर भी कोचिंग कर रहे हैं या जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें संसद, भारतीय जो संसद है जिसके अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, आगे देखो ये चीजें आएंगी, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो कल का जो चैप्टर है आगे कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और 12वीं के लिए तो है ही है, ठीक है ना? तो आगे कल की क्लास में अपने मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।